हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज चर्चा करेंगे बीपीएससी मेंस परीक्षा का जीएस पेपर 2 का एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्रीकल्चर। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे। देखिए, आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के पेपर को देख लीजिएगा जीएस पेपर 2 के, तो उसमें से एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रश्न एक न एक रहता ही रहता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी पॉवर्टी यानी कि निर्धनता पढ़ा चुका हूँ। साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को भी मैंने बता दिया है। और जो इसका एक मुख्य और टॉपिक है पॉपुलेशन, जनसंख्या, जिसमें पॉपुलेशन डिविडेंड और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में अच्छे से चर्चा कर दिए हैं, जिसमें मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का डाटा, साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का डाटा मैंने उसमें दिया हुआ है। कुछ नीति आयोग के रिपोर्ट भी उसमें दिए गए हैं। तो आपको सारे कुछ एक ही जगह आसानी से मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और आज हम एग्रीकल्चर को देखेंगे। तो एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे ऐसे आपको डाटा इस वीडियो में मिल जाएंगे जिसे आप डायरेक्टली मेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक आप मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे, तो जो मेरा आंसर आपको दिखता होगा वो कहीं ना कहीं एक मेंस का जो पैटर्न होना चाहिए आंसर लिखने का, वही पैटर्न पे आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें भी हम वही चर्चा करेंगे जैसे एग्रीकल्चर के इंट्रो में देंगे कुछ कि क्या इसका कंट्रीब्यूशन है हमारे जीडीपी में, क्या इसका हमारे वर्कफोर्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में कितना इसका योगदान है, ये तो इंडिया का डाटा देंगे। साथ ही साथ आप बिहार के कमीशन को लिख रहे हैं, तो फिर आपको बिहार का भी डाटा देना होगा कि बिहार के जीडीपी में कितना योगदान है और टोटल वर्कफोर्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट में कितना रोल है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में। तीनों सेक्टर में आपको एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो आखिर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर में कहाँ पे है, सेकेंडरी सेक्टर में कहाँ पे है और टर्शियरी सेक्टर में कहाँ पे है, ये हम देखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे हमारी एग्रीकल्चर की समस्याएँ। कई बार बीपीएससी में ये प्रश्न सीधे सीधे पूछ दिया गया है कि कृषि के समस्याओं को वर्णन कीजिए, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड गिव द सजेस्टिव मेजर, और कुछ आपको सजेस्टिव मेजर भी देना था, ठीक है। तो फिर हम सॉल्यूशन देखेंगे कि आखिर गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या इसके लिए, इसके समस्याओं को निदान के लिए क्या क्या मेजर्स उठाए गए हैं और बिहार गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से मेजर्स उठाए गए हैं, ठीक है। उसमें हम देखेंगे बहुत सारे स्कीम के तहत, ठीक है, बहुत सारे पॉलिसी के तहत, बहुत सारे एक्ट के तहत गवर्नमेंट है जो कहीं ना कहीं यह जो एग्रीकल्चर के जो प्रॉब्लम्स है उनमें सुधार करने की कोशिश कर रही है। तो चलिए हम देखते हैं, इसे हम लोग बहुत ही साइंटिफिक तरीके से देखेंगे। चलिए, तो मैंने आपको एक भूमिका बना दिया है कि देखिए हम इस वीडियो में यही चीज़ें चर्चा करेंगे, यानी मात्र 4 चीज़ें: इंट्रोडक्शन, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बाद प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, इसके बाद सॉल्यूशन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और सॉल्यूशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट में कुछ हम लोग सजेस्टिव मेजर दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एग्रीकल्चर, तो इंट्रो की बात करते हैं, ठीक है। तो इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यह प्राथमिक क्षेत्र का एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो प्राइमरी सेक्टर का है, ठीक है। और बीच एग्रीकल्चर कहने का मतलब सब एग्रीकल्चर ना समझिए, एग्रीकल्चर के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री एंड हॉर्टिकल्चर ये आल्सो पार्ट ऑफ इट, एंड एग्रीकल्चर का ही पार्ट है एनिमल हस्बेंड्री और हॉर्टिकल्चर भी, ठीक है। तो आपको जो आंसर आए तो उन सारे स्कीम को भी आपको लिखना होगा जो एनिमल हस्बेंड्री के प्रमोशन के लिए, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, तो कहीं ना कहीं इंडिजीनियस ब्रीड है हमारे पशुओं का, लाइव स्टॉक का, उसको प्रमोट करने के लिए लिया गया है। तो आपको इन सभी स्टेप्स को लिखना होगा। हॉर्टिकल्चर पे जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए उन पर भी लिखना होगा, ठीक है। और समस्या लिखे तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या समस्या है, समस्या लिखना होगा। हॉर्टिकल्चर में क्या समस्या है, ये भी समस्या लिखना होगा। एग्रीकल्चर का आप स्कोप को ब्रॉडर कीजिए, ठीक है, तभी आप अच्छे मार्क्स पा सकेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है द शेयर ऑफ दिस सेक्टर इन जीडीपी इज अराउंड 17%। देखिए 17% इसका शेयर है जीडीपी का। देखिए एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं पता तो आप अराउंड 17% लिख सकते हैं, यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। वेयर एज द शेयर ऑफ दिस सेक्टर इन एसजीडीपी, स्टेट का जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 21% है। देखिए भारत का जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन 17% के लगभग है, और बिहार की बात करें तो 21% के आसपास इसका कंट्रीब्यूशन है। एक डाटा में आपको दे दिया, ठीक है। अब देखिए मोर देन 50% यानी 50% से ज़्यादा टोटल पॉपुलेशन
आर डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर। 50% से ज़्यादा जनसंख्या है जो अपने लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। जबकि ये तो टोटल जनसंख्या की बात कही, लेकिन टोटल वर्क फोर्स यानी जो कामगार हैं उसमें से अराउंड 54.6% ऑफ पॉपुलेशन आर इंडल्ज इन एग्रीकल्चर या फिर इंगेज इन एग्रीकल्चर फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 50% से ज़्यादा जनसंख्या टोटल जनसंख्या का एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है अपने लिवलीहुड के लिए, आजीविका के लिए। ठीक है, वही बात करें हम टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट होता है एग्रीकल्चर के द्वारा, तो टोटल एम्प्लॉयमेंट है जो 54.6% जनरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन बिहार। अब बिहार का भी हाल देख लेते हैं। तो जिस तरह से देखा गया कि इसका वर्कफोर्स है इंडिया का जो 54.6% है एग्रीकल्चर में, जबकि बिहार की बात करें फ्रेंड्स तो 78% है। देख सकते हैं कितना ज़्यादा बड़ा डाटा है। और वही रूरल बिहार की बात करें, इन बिहार 88% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर रिसाइडिंग इन द रूरल एरिया। देखिए, और आपको पता है कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 88% लोग हैं जो रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनका जो मूल जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो तरीका है वो एग्रीकल्चर है। कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर से ही अपना एम्प्लॉयमेंट को पाते हैं। ठीक है, और जो रूरल एरिया है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ है जो एग्रीकल्चर की सहायता से ही होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। यानी मैंने इंट्रो में क्या चर्चा की, मैंने इंट्रो में चर्चा की, देखिए एग्रीकल्चर जो प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटी है जिसमें सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं बल्कि एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर सभी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, और इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 17% के अराउंड है, और स्टेट जीडीपी की बात करें तो यहाँ पे 21% है। जबकि टोटल वर्क फोर्स आप ये भी लिख सकते हैं टोटल पॉपुलेशन का 50% से ज़्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहा है फॉर लिवलीहुड, और टोटल वर्क फोर्स का 54.6% पॉपुलेशन है जो वह एग्रीकल्चर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जो कि बिहार की बात करें फ्रेंड्स तो अराउंड 78% लोग एग्रीकल्चर पर इंडल्ज हैं, और रूरल एरिया का मेन एक्टिविटी एग्रीकल्चर होता है, और बिहार में 88% लोग रूरल एरिया में रहते हैं, और यही इनका इकोनॉमिक ग्रोथ का एक साधन है एग्रीकल्चर ही। अब देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो पहले प्राइमरी सेक्टर में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया है जो अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से PL 480 एक कानून था, इसके तहत वह अमेरिका से गेहूं लेता था। ठीक है, और यानी भारत के पास उस वक्त सरप्लस अनाज नहीं था बल्कि उसके पास डिफिसिट ग्रेन्स थे, यानी उन्हें आयात करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था अन्य देशों से। तो ये चीज़ों को हमारे जो फोर फादर थे वो जानते थे कि कहीं ना कहीं यदि इंडिया को एक स्टेबल कंट्री बनाना है तो एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा। कम से कम पहले इन लोगों को फूड दे दिया जाए, यानी कि इन्हें अनाज मुहैया करा दिया जाए। इसीलिए पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी, उस पर फोकस किया गया था, वो किया गया था एग्रीकल्चर पे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा भारतीय इकोनॉमी पर, और उस वक्त के कुछ दशक बाद ही भारत है जो फूड ग्रेन्स में सरप्लस हो गया था, यानी वो इतना मतलब फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस कर ले रहा था जिसे भारतीय लोगों को आराम से खिला सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ऐसे भी कंडीशन आ गए थे आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन की, कई अनाज है जो एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा अदर कंट्री को, यानी वही भारत देश जो पहले अनाज को इंपोर्ट करता था अब एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। ठीक है, अब इसका कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में, तो पहले प्राइमरी सेक्टर की बात करें फ्रेंड्स तो टू मीट आउट द फूड ग्रेन्स रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन। देखिए अभी भी चुनौती है क्योंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं और हमारा लैंड है जो फिक्स्ड है, तो इनकी जो फूड ग्रेन्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है पहली बात एग्रीकल्चर। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें हम टोटल ग्रेन्स की अनाज की तो लगभग 28.48 करोड़ टन ग्रेन्स इंडिया उत्पादन करता है, और फ्रूट की बात करूँ तो 30.5 करोड़ टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं ये आपको फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने में मदद कर रहा है, यानी खाद्य सुरक्षा को स्ट्रेंथन करने में मदद कर रहा है, जो कि हमारा जो रिक्वायरमेंट है 28.48 टन करोड़ वो इस प्रोडक्शन के साथ पूरा हो रहा है, और 30.5 करोड़ टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है जो भी एग्रीकल्चर की सहायता से पूरी हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन सोल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। जो कुपोषण की समस्या है उसे भी एग्रीकल्चर सेक्टर है जो समस्या को निदान करने में काफ़ी सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में भी हेल्पफुल है। ठीक है,
तो एक कंट्रीब्यूशन हुआ प्राइमरी सेक्टर का। बात करें हम सेकेंडरी सेक्टर की फ्रेंड्स, तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर में दो तरह से हम कंट्रीब्यूशन बांटते हैं। पहला, कुछ ऐसे इंडस्ट्री हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एज ए रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो कोई वुड इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल तो क्या आएगा, तो ट्री से आएगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका एग्रीकल्चर है जो वर्किंग एज ए रॉ मटेरियल फॉर दैट इंडस्ट्री। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री हैं जो जिनका आउटपुट है जो एग्रीकल्चर जो होता है, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। आप खुद सोचिए यदि एग्रीकल्चर ना हो तो फर्टिलाइजर का कौन सा काम होगा। तो एज ए रॉ मटेरियल एंड एज ए, आप इसको ले सकते हैं एज ए मार्केट, दो रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, एज ए रॉ मटेरियल। ए नंबर ऑफ इंडस्ट्री आर प्रोवाइडेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। जैसे देखिए शुगर केन इंडस्ट्री है, तो शुगर केन इंडस्ट्री में आखिर शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल काम करता है, ठीक है। उसी से लीकर है, तो शराब में भी आपका कई तरह के जैसे इस्तेमाल किया जाते हैं, शुगर केन का इस्तेमाल होता है अल्कोहल बनाने में, ठीक है। तो लीकर इंडस्ट्री में भी काम होगा। फिर कॉटन इंडस्ट्री में भी रॉ मटेरियल जो कॉटन इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और जूट इंडस्ट्री में भी जूट का इस्तेमाल किया जाता है। और टोबैको इंडस्ट्री में भी है जो टोबैको का जो इस्तेमाल किया जाता है वह है जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के द्वारा ही पूरा किया जाएगा, ठीक है। रबर है, टी है, कॉफ़ी है, चॉकलेट है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है। देखिए यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री को भी कवर किया जा रहा है, क्योंकि यदि कोई लोग एनिमल हस्बेंड्री करेगा तभी तो वहाँ से लेदर लोगों को मिलेगा उसी एनिमल से, ठीक है। तो ये सब का रिक्वायरमेंट है, जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है एज ए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर के रूप में मिलता है, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन इज वेरी हेल्पफुल इन फॉर द स्टेट लाइक बिहार। और एज ए रॉ मटेरियल है जो एग्रीकल्चर का इस्तेमाल हो रहा है फॉर इंडस्ट्री, तो ये बहुत ही सहायक होगा बिहार जैसे राज्य के लिए, ठीक है। क्योंकि बिहार के पास ह्यूज पोटेंशियल है। इसके पास पहला है जो फर्टाइल लैंड है, दूसरा है एडिक्वेट सप्लाई वाटर है, तीसरा है कि चीफ लेबर फोर्स है। और यही तीन चीज़ें ऐसी हैं बिहार के पास, यदि बिहार चाहे तो एग्रीकल्चर का एक हब बन सकता है, ठीक है। बस कुछ जो समस्याएं जैसे नेचुरल क्लेमिटी की समस्याएं हैं, या फिर मैकेनाइजेशन का प्रॉब्लम है, या फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग का समस्या यदि सॉल्व कर दिया जाए तब, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ए नंबर ऑफ इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड हैं, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब सीड इंडस्ट्री की बात करें तो सीड खरीदेगा कौन, तो एग्रीकल्चर में ही इसका इस्तेमाल होगा। इसके बाद एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर हैं, जैसे कई तरह के आपका प्लाउजिंग मशीनरी आते हैं जिससे खेत जोतने में मदद होता है। तो खेत को लेवलिंग करने वाले कई ऐसे मशीनरी होते हैं, ठीक है। तो उनका इस्तेमाल कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में ही होता है, और उस तरह की इंडस्ट्री ने टोटली डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे ही, ठीक है। अब देखिए कंट्रीब्यूशन इन टर्शियरी सेक्टर। अब इसका टर्शियरी सेक्टर में भी कंट्रीब्यूशन है। आप देख सकते हैं जैसे इंश्योरेंस की बात करें, बैंकिंग की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स ये आपका एग्रीकल्चर बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है बैंकिंग को चलाने के लिए, इंश्योरेंस को चलाने के लिए, ठीक है। तो एज ए टर्शियरी सेक्टर भी इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स, वह है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर इज कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट बेस। अब देखिए यही सब इसका इंपॉर्टेंस है प्राइमरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में। इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा बेस माना जाता है इंडिया में। देखिए कहीं ना कहीं इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो रहा है, तो वो किसके सहारे हो रहा है, एग्रीकल्चर के सहारे। क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल के रूप में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इस्तेमाल कर रहे हैं, और कई सारी इंडस्ट्री अपने आउटपुट को एग्रीकल्चर मार्केट में उसे जैसे सीड को दे रहे हैं, बहुत सारे मशीनरी को दे रहे हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर को बांट रहे हैं। तो वो इंडस्ट्री चल कैसे रही, तो एग्रीकल्चर से ही चल रही है। नेक्स्ट है चैलेंजेस भी थे एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर के साथ क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो इस चैलेंज को आप तीन भाग में बांट करके लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं कि प्री हार्वेस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट। तीन तरह की समस्याएं, एक हार्वेस्ट के पहले, दूसरा हार्वेस्ट के दौरान, ड्यूरिंग हार्वेस्ट, तीसरा पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के बाद। देखिए हार्वेस्ट के दौरान देखिए क्या क्या समस्याएं होती है। जैसे देखिए सबसे पहले तो हम बिहार के साथ साथ भारत की बात करें तो लैंड होल्डिंग है वो काफ़ी कम है। एक डेटा के अनुसार बोला जाता है कि जो भारत का लैंड होल्डिंग है एक आदमी के पास 0.67 हेक्टेयर है। आप सोच सकते हैं कि 0.67 हेक्टेयर पे क्या कोई आदमी है जो उस लैंड को उतने अच्छे से मैकेनाइज कर सकता है, उसमें
साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चर हो सकती है? नहीं हो सकती है। उसके लिए एक बहुत बड़ा लार्ज चंक ऑफ लैंड चाहिए उसे, तभी वहाँ पे मैकेनाइजेशन हो सकता है। जैसे अमेरिका की बात करें फ्रेंड्स, तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर होती है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चर प्लॉट्स होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे यदि मान लीजिए पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है, तो वहाँ ड्रोन से या फिर हेलीकॉप्टर से पेस्टिसाइड का छिड़काव होता है। अब आप सोच लीजिए कि 0.67 हेक्टेयर है, वहाँ पर आप ड्रोन लगाइएगा तो क्या हुआ, आपके लिए रिलायबल होगा, आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो एक समस्या है। दूसरा समस्या है फ्रेंड्स, प्री हार्वेस्ट की बात करें तो इरिगेशन की समस्या है, ठीक है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स कई तरह के जो भी इनपुट हैं, एग्रीकल्चर इनपुट, जो देखा गया है एक सर्वे के अनुसार कि लास्ट 3 डिकेड में कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो प्राइस है वह अराउंड 10% बढ़ा है, जबकि जो एग्रीकल्चर इनपुट हैं जैसे सीड हैं, फर्टिलाइजर हैं, उनका जो प्राइस है अप्रॉक्स 100% बढ़ा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो फार्मर का इनकम 10% बढ़ा है, और वही उसका इनपुट का जो कि एज एग्रीकल्चर इनपुट में यूज होता है, जैसे सीड है, फर्टिलाइजर है, उनका और पेस्टिसाइड है, उनका प्राइस है जो 100% बढ़ा है। तो ये भी एक समस्या है। उससे हम ड्यूरिंग हार्वेस्ट भी देखेंगे और पोस्ट हार्वेस्ट भी देखेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं, बस मैं ऐसे ही माहौल आपको बना रहा था। तो पहला, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। देखिए यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की संख्या लगातार बढ़ ही रही है। भारत की बात करें फ्रेंड्स तो अराउंड 76%, 76% लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, ठीक है। आप डाटा भी दे सकते हैं, और ऐसा प्रिडिक्शन भी किया गया है कि 2030 तक 91% डाटा हो जाएगा। जो अभी 76% है वो बढ़ करके 91% हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी आने वाले दिनों में एग्रीकल्चर के लिए और ही एक चैलेंजिंग टास्क होगा, ठीक है। अब मार्जिनल फार्मर की बात करें तो जिनके पास 0 से 1 हेक्टेयर का भूमि होता है उसको मार्जिनल फार्मर बोला जाता है। और भारत में ऐसे लोगों की जनसंख्या लगभग 74.43% है। जबकि स्मॉल फार्मर की बात करें फ्रेंड्स तो स्मॉल फार्मर हैं जो 1 से 2 हेक्टेयर वाले भूमि वाले को स्मॉल फार्मर कहा जाता है, और इनकी संख्या है जो 18.56% है, ठीक है। जबकि सेमी मीडियम किसको कहा जाता है तो 2 से 4 हेक्टेयर वाले भूमि वालों को, और इनकी जो परसेंटेज है वह 16.80% है। जबकि लार्ज की बात करें मोर देन 10 हेक्टेयर जिनके पास लैंड होता है उनकी संख्या बहुत ही कम है, 0.71% है। तो आप सोच सकते हैं जहाँ पे लैंड का मैकेनाइजेशन हो सकता है वहाँ पे बहुत कम लोगों के पास इतना ज़्यादा लैंड है, ठीक है। तो इन दिस वे, इस तरीके से इन स्टेट लाइक बिहार मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर शेयर इज इंक्रीज अप टू 91%। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग आपको यहाँ पे 76% के अराउंड मैं आपको बताया ऊपर डाटा, जिसमें भारत में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, क्योंकि बिहार की बात करें फ्रेंड्स तो लगभग 91% है। यानी बिहार का कंडीशन तो और ख़राब है, यानी कि बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, ठीक है, बिहार कि एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स है कि एवरेज लैंड होल्डिंग इज डिक्लाइनिंग। देखिए दिन पर दिन क्या हो रहा है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है तो लैंड होल्डिंग भी लगातार बढ़ करके कम हो जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया का जो है अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इसका लैंड होल्डिंग है फ्रेंड्स वह है 0.61 हेक्टेयर, ठीक है। और बिहार में तो ये जो नेशनल एवरेज है इससे भी कम है, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आपको 2 चीज़ बता दिया लैंड के बारे में, ठीक है। मैंने पहला आपको बताया कि देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की संख्या ज़्यादा है जो कि लगभग 76% इंडिया में है, और बिहार की बात करें तो अराउंड 91% है। और इंडिया में ऐसा प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि वो 91% हो जाएंगे 2030 तक, ठीक है। दूसरी बात फ्रेंड्स जो मैंने की वह की एग्रीकल्चर की समस्या थी, वह थी कि लोगों के पास लैंड होल्डिंग जो पर पर्सन लैंड होल्डिंग है जो लगातार घट रही है। इंडिया में अभी 0.67 हेक्टेयर पर पर्सन है, और बिहार में तो इसका कंडीशन और ख़राब है जो कि इंडिया के लेवल से भी कम है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे थे तीसरा क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोला किसको जाता है, देखिए जैसे क्रॉपिंग इंटेंसिटी बोला जाता है क्या है कि आपका ये लैंड है, ठीक है। ये लैंड है तो आपने मान लीजिए खरीफ सीजन में इसका 100% एरिया पे आपने प्रोडक्शन किया, ठीक है, तो 100। इसके बाद जब रबी सीजन आया फ्रेंड्स तो हाफ में आप क्या किए कि इस पर आप व्हीट का प्रोडक्शन किए और हाफ पार्ट को आप छोड़ दिए, मतलब परती ही छोड़ दिया आप। तो यहाँ पे 50% आप जोड़िएगा तो कितना होगा 250 बटे कितने सीजन हुए 2 सीजन खरीफ और रबी, तो बटे 2 कर दीजिए तो 250 बटे 2 125। तो यहाँ पे इसका क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना हुआ 125। तो फ्रेंड्स जो इंडिया लेवल पर जो नेशनल एवरेज है वो 142 है, आप देख सकते हैं, यानी कि 142% क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है मैंने आपको बताया, यानी कि आप देख सकते हैं कि खरीफ और रबी सीजन में
एक बार तो आपका पूरा है जो कहीं ना कहीं लैंड पे एग्रीकल्चर हो जाता है, लेकिन सेकंड जो रबी सीजन है उसमें हाफ एरिया पे एग्रीकल्चर हो पाता है, एंड हाफ एरिया लगभग है जो वह है जो अनकल्टिवेटेड रह जाता है। इसके कारण इसका जो अप्रॉक्स जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी 142 है, जबकि बिहार की बात करें तो वह 145 है। ठीक है, यानी अप्रॉक्स इक्वल टू द नेशनल एवरेज। यदि बात करें हम पंजाब के फ्रेंड्स, तो पंजाब का लगभग 190 के आसपास है, 189। आप इसको 189 या फिर 190 भी लिख सकते हैं। क्योंकि हम बात करें बाहरी देशों की तो वह 200% से भी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वह है जो जैसे हम लोग खरीफ और रबी में ही फसल उगाते हैं, वो खरीफ रबी और एक और सीजन जो खरीफ और रबी वाला जो बीच वाला सीजन है, जायद क्रॉप जहाँ पे लगते हैं, वो भी वहाँ बाहरी देश में वहाँ पे इसका कल्टीवेशन करते हैं वो लोग। ठीक है, तो इस कारण इनका जो है वह क्रॉपिंग इंटेंसिटी मोर देन 200% हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, कि हमारा प्रोडक्टिविटी भी है वह कम है, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है जो कम है। बिहार का जो डाटा इकोनॉमिक सर्वे का जो डाटा था फ्रेंड्स 2019-20 का, उसके अनुसार है जो 2839 kg पर हेक्टेयर है जो मात्र बिहार का आपका पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ही है। ठीक है, जो ये काफ़ी अच्छा नहीं है। वहीं बात करें अदर कंट्री की फ्रेंड्स, तो वहाँ पे लगभग 5000 kg पर हेक्टेयर प्रोडक्शन होता है। बिहार देखिए मात्र 3000 के आसपास ही है, तो अप्रॉक्स 2000 का अलग फर्क यहाँ पे पड़ जाता है। ठीक है, पर हेक्टेयर की बात हम कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, फार्मर आर अनेबल टू टेक एडिक्वेट प्राइस। ये फार्मर को है जो एडिक्वेट प्राइस उनके प्रोड्यूस को नहीं मिल पाते हैं। एक डाटा के अनुसार है जो एवरेज मिनिमम प्राइस ग्रोथ इज अराउंड 10% है, जो कि जो फार्मर के प्रोड्यूस हैं उनका प्राइस जो मात्र 10% ही बढ़ा है, जबकि उनका इनपुट का जो हमारा एग्रीकल्चर इनपुट है, जिसमें सीड आते हैं, जिसमें फर्टिलाइजर आते हैं, जिसमें पेस्टिसाइड आते हैं, ठीक है, तो उनका प्राइस से लगभग 100% से ज़्यादा बढ़ा है। आप सोच सकते हैं। तो इन दिस वे द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फार्मर हैविंग ए ह्यूज गैप। अब देखिए फार्मर के इनकम और फार्मर के एक्सपेंडिचर में क्या हो जाता है, ह्यूज गैप हो जाता है। ठीक है, ये गैप ज़्यादा हो जाता है, तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट फास्ट डिक्लाइनिंग ऑफ कल्टिवेटेड लैंड। यहाँ पे देखिए कल्टिवेटेड लैंड है उसका भी फास्ट डिक्लाइनिंग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। इसके कारण बहुत सारे लार्ज चंक ऑफ एरिया, लार्ज पार्ट ऑफ एरिया इज कन्वर्टेड इनटू इंडस्ट्री। जो कि एग्रीकल्चर लैंड था वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो गया है, अब वो अर्बन लैंड में, अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो गया है। तो भी एक बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कहीं ना कहीं ये बिहार की बहुत बड़ी समस्या है, सब सिस्टम्स फार्मिंग। बस जीवन निर्वाह एवं कृषि करते हैं। ऐसा मतलब बिहार का कोई किसान ही नहीं है जो किसानी करता है कि वह ऐसा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करे कि उसे एक्सपोर्ट कर सके। जैसे हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स हैं, दे हैव अ टेम्परामेंट टू सेल देयर प्रोड्यूस एट MSP और वाट एवर the price he get from the market. But in the Bihar, the thinking of the farmers is only the subsistence farming. Only he produce the goods only for his livelihood only, not for the selling of his produces. ठीक है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। और इनके यहाँ लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है एग्रीकल्चर में, ये भी आपको पता है। तो उन लोगों को ये नहीं पता होता है, जैसे मान लीजिए कि आप सॉइल हेल्थ कार्ड से इन चीज़ों को जांच करा ले, आपको पता हो जाए कि आपका मिट्टी एसिडिक हो गया है, तो आप क्या कीजिएगा, बेसिक साल्ट ला करके आप यहाँ पे बेसिक खाद को आप ला करके यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो इसके कारण न्यूट्रल हो जाएगा और आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन खुद सोच लीजिए कि अगर किसान है जो अपने सॉइल को तो जांच करवाती नहीं है कि उसका सॉइल एसिडिक है कि बेसिक है। यदि बेसिक होगा तो एसिडिक फर्टिलाइजर लाना पड़ेगा, और एसिडिक होगा तो बेसिक फर्टिलाइजर लाना पड़ेगा और उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। लेकिन होता क्या है, बस गए बाजार में खाद ले आए, खाद छीट दिए। आप सोच लीजिए कि आपका पहले से ही एग्रीकल्चर लैंड जो एसिडिक है और खाद भी आप एसिडिक ही ला कर छीट दिए हैं, तो आपका टोटल यहाँ पे प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। यानी बहुत ही इसका जो प्रोडक्टिविटी होगा काफ़ी कम होगा। भले ही आपने खर्च किया हो लेकिन प्रोडक्टिविटी आपका काफ़ी कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैक ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है रिस्क रिलेटेड टू द नेचुरल डिजास्टर। अब देखिए किसानों को नेचुरल डिजास्टर से भी डर लगती है। जैसे देखिए कहीं ना कहीं जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर फ्लड जैसी सिचुएशन आती हैं, जबकि नॉर्थ बिहार की मैं प्रॉपरली बात कर रहा हूँ, वहाँ पे नेचुरल जो डिजास्टर हैं जैसे फ्लड आते हैं। जबकि साउथ बिहार की हम बात करें फ्रेंड्स, तो साउथ बिहार में है जो वह ड्राउट्स हमेशा सीवियरली आते रहते हैं 2 या 3 वर्ष में, मतलब कि एक पीरियोडिक रूप में। ठीक है, तो नेचुरल क्लैमिटी से भी उन लोगों को डर होता है। ठीक है, जैसे आप बात कर ले कि कोई पोटैटो ही उगाया हुआ है, तो पोटैटो उगाया हुआ है और क्या होता है, ठंड के दिनों में उस पोटैटो पे पाला मार देता है, तो पोटैटो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो रिस्क रिलेटेड विद नेचुरल डिजास्टर भी है। ठीक है, और नेक्स्ट फ्रेंड्स की आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंजेस। कुछ ऐसे चैलेंजेस जो पोस्ट हार्वेस्ट है। अब मान लीजिए कि आप
एक तो आप हार्वेस्ट कर लिए यानी उसको काट लिए। अब देखिए उस वक्त क्या होता है, जैसे किसान किसी फसल को काटता है उस वक्त मार्केट प्राइस होता है वो काफ़ी कम होता है उस प्रोड्यूस का, उस ग्रेन्स का, ठीक है। अब क्या होगा कि किसान के पास यदि कोल्ड स्टोरेज होता, उस कोल्ड स्टोरेज को अपने किसान अपने कोल्ड स्टोरेज में उस सारे ग्रेन्स को रख लेते और तभी इस प्रोड्यूस को बेचते जब मार्केट में इसका प्राइस है जो काफ़ी अच्छा मिलता। लेकिन किसान के पास तो कोल्ड स्टोरेज है नहीं। दूसरी बात करें फ्रेंड्स तो मार्केटिंग की समस्या है। अब देखिए किसान तो मंडी में चला जाता है और मंडी में ऐसे बिचौलिए लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं मंडी और बिचौलिए दोनों मिल करके क्या करते हैं, दोनों का नेक्सस होता है और औने पौने दाम में बिचौलिए हैं जो उस किसान से उस प्रोड्यूस को खरीद लेते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग की समस्या है, साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग की समस्या है। अब आप देख सकते हैं जैसे फ्रेंड्स की लीची की बात करते हैं, कोई किसान लीची को उगा रहा है, देखिए लीची को आप उगा रहे हो तो लीची को आप कितने दिन रख सकते हैं, मुश्किल से 10 से 15 दिन आप रख सकते हैं, ठीक है। वही लीची को यदि एक बना दी जाए, उसका जूस बना दिया जाए लीची का जूस, तो ये जूस है जो कम से कम 6 महीने तक रह सकते हैं। तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग की भी कमी है, ठीक है। तो अब देखिए ये सब समस्याएं हैं, ठीक है। अब यही सब समस्याओं को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप लिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले। इन स्टेट लाइक बिहार द अबव डिस्कस्ड काउजेज आर द मेन रीजन फॉर द फार्मर्स बट द लैक ऑफ वाटर मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रीजन। देखिए बिहार की बात करें तो ऊपर जो हमने बताया सारे कारण वो भी बिहार पर ही लागू होता है, लेकिन बिहार में एक और क्या कारण होता है किसान की समस्या की, वह है वाटर मैनेजमेंट। क्योंकि मैंने बताया कि देखिए नॉर्थ बिहार है, वहाँ पर फ्लड आते हैं और फ्लड आने का कोई ऐसा कारण नहीं, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। फ्लड मिलनी आती है वो आती हैं ड्यू टू द चेंजिंग द कोर्स ऑफ द रिवर कोसी, ठीक है। कोसी रिवर का कोर्स लगातार चेंज होता है। अब देखिए कोसी रिवर में आखिर इतना पानी आता कैसे, रेनफॉल के कारण तो इतना पानी आता नहीं है, तो नेपाल से वो पानी को छोड़ा जाता है। अब देखिए नेपाल से उस पानी को छोड़ा जाता है तो आखिर वहाँ पे एक डैम बना दिया जाए, तो डैम बना करके कहीं ना कहीं इसे फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वाटर मैनेजमेंट की समस्या है। वही साउथ बिहार की बात करें फ्रेंड तो यहाँ पे क्या होता है कि ड्राउट जैसी सिचुएशन आती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यदि रिवर को लिंकिंग कर दिया जाए, जैसे नॉर्थ बिहार की रिवर को साउथ बिहार में जोड़ दी जाए, तो यहाँ पे साउथ बिहार में भी एग्रीकल्चर अच्छी तरीके से हो सकती है और ड्राउट जैसी समस्याओं से निदान पाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए हम बात करें पहले इनिशिएटिव, पहला इनिशिएटिव कि एक्ट के द्वारा या पॉलिसी के द्वारा कौन कौन सा स्टेप लिया गया है। तो पहला लिया गया है फ्रेंड्स वो है मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016। मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016, इसके अंतर्गत क्या हुआ है कि कहीं ना कहीं लैंड को लीज करना काफ़ी आसान बना दिया गया है, ठीक है। और ऐसे कई प्रोसीड्योर गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं जो कि दोनों के लिए फेवरेबल है, ठीक है। एक जो उस पार्टी के लिए भी जो उस लैंड को लीज पे ले रहा है और एक दे रहा है, दोनों के लिए, ठीक है। दूसरा फ्रेंड्स APLMC एक्ट 2017, ये भी कहीं ना कहीं एक आपका फार्मर के प्रोड्यूस को सेलिंग करने में काफ़ी एक इसका अच्छा अहम रोल है, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जान गई है कि लोगों का क्या हो गया है, लैंड होल्डिंग कम हो गया, तो अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बढ़ावा दिया जाए, यानी कि लोग क्या करें अपने लैंड को किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को दे दे, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से वहाँ पे एग्रीकल्चर करेगा, ठीक है। इसके कारण होगा क्या कि लैंड होल्डिंग बड़ा हो जाएगा और बड़ा लैंड होल्डिंग होगा तो वहाँ पे मैकेनाइजेशन करना काफ़ी आसान होगा, ठीक है। तो ये तीन है जो कहीं ना कहीं पॉलिसी के द्वारा स्टेप्स लिए गए हैं। पहला है मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट, जिसके अनुसार कहीं ना कहीं लैंड को लीज पे लेना काफ़ी आसान बना दिया गया है और इससे कई सारे रूल्स प्रोसीड्योर हैं जो भी गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। नेक्स्ट है APLMC एक्ट 2017 है, इसके अंतर्गत है किसान हैं जो कहीं ना कहीं अपने मंडी में जा करके उस प्रोड्यूस को बेच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के अंतर्गत कहीं ना कहीं इस चलते इसे बढ़ावा दिया जा रहा है क्योंकि लैंड होल्डिंग है जो पर पर्सन लैंड होल्डिंग कम हो रहा है, इसके कारण मैकेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में मैकेनाइजेशन पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनिशिएटिव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव लिया गया है, तो देखिए हम बजट की बात करें, बजट 2019-20 की, तो इसमें 16 सूत्री कार्यक्रम बताई गई थी, ठीक है। जो हमारी वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण, उनके भाषण में बोला गया था, तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बोल देता हूँ। जैसे उसी में बोला गया था किसान रेल एंड कृषि उड़ान, सब सुधार लीजिएगा, कृषि उड़ान, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या था कि जो भी पेरिसेबल गुड है, जो जल्दी खराब होने वाले गुड है, उन्हें एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से ले जाया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक ऐसे के लिए जो किसान रेल है, इसके लिए एक ट्रेन भी चली है जो कि आपका महाराष्ट्र से दानापुर यानी बिहार की ओर
की ओर पहली बार चली है किसान रेल के अंतर्गत, जिसमें क्या करेगी कि पेरिसेबल गुड को बहुत ही कम समय में पहुंचा दी जाएगी। और इस रेलवे के बोगी में कहीं ना कहीं वह रेफ्रिजरेटर भी होंगे, जिसके अंतर्गत जो भी कुछ प्रोड्यूस होंगे, मिल्क होंगे मान लीजिए, या फिर फिश होंगे, या फिर अदर भी जो भी कुछ पेरिसेबल गुड्स हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे और जल्दी पहुंच भी जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट है जो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन को अब वर्तमान में एवर ग्रीन रिवोल्यूशन में तब्दील कर दिया है। और ग्रीन रिवोल्यूशन में सिर्फ पैडी और यहाँ पे बीट पे फोकस किया जाता था, अब है जो एवरीथिंग पे, यानी कि जो भी कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सारे पे फोकस किया जाएगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से एवर ग्रीन रेवोल्यूशन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स किसान सम्मान निधि। देखिए किसान सम्मान निधि से पीएम किसान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत 6,000 रुपये पर ईयर हैं जो फार्मर्स को दिए जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इससे मोर देन 12 करोड़ फार्मर्स इसका डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकते हैं और उठा भी रहे हैं। ठीक है, और ये 6,000 उन्हें 3 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं, 2-2 हज़ार कर करके 3 इंस्टॉलमेंट इन्हें दिया जाता है। और ये पैसे कहीं ना कहीं उनके फार्मर्स को एग्रीकल्चर इनपुट में मदद करेंगे। वो मॉडर्न इनपुट यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक ऐसे सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीद सकते हैं जो सीड्स हाईली प्रोडक्टिव हो, ऐसे पेस्टिसाइड्स का यूज कर सकते हैं, और ऐसे ही वो कहीं ना कहीं वो फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए गवर्नमेंट है जो फूड प्रोसेसिंग को भी प्रमोट करा। देखिए हमने पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंजेस में देखा था फूड प्रोसेसिंग, तो फूड प्रोसेसिंग के चैलेंजेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट है जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चलाई है, जो मई 2017 में लॉन्च किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आपका बिहार में 2 जगह, एक आपका है खगड़िया, ठीक है, दूसरा रोहतास, यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट खुल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट के द्वारा एक ऐसा भी स्टेप्स उठाया गया जिसका नाम लिया गया ऑपरेशन ग्रीन। इसके अंतर्गत पहले टॉप यानी कि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है काफ़ी फ्लैक्चुएट करता है। देखते हैं जब किसान इस प्रोड्यूस को बेचता है उस समय इसका प्राइस काफ़ी कम होती हैं, और जैसे ही ये क्या करते हैं, जो मीडिएटर है, जो बिचौलियाँ हैं, वो क्या करते हैं कि इस सारे प्रोड्यूस को अपने कोल्ड स्टोरेज में रख करके, और जब थोड़े समय बाद जब इनका प्राइस है जो मार्केट में हाई हो जाता है, उस वक्त इन सारे प्रोड्यूस को निकाल करके और एक लंबा मुनाफा कमाते हैं, बहुत बड़ा मुनाफा कमाते हैं ये लोग। तो इंडियन गवर्नमेंट सोची कि आखिर जो बिचौलियाँ जो पैसा कमा रहे हैं कहीं ना कहीं किसान ही कमाए, इसके लिए वो टॉप यानी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो पे फोकस किया और ऑपरेशन ग्रीन योजना लाई। ठीक है, और अब सिर्फ टीओपी यानी टोमेटो, ओनियन और पोटैटो पर नहीं बल्कि टॉप टू टोटल हो गया है, जिसके अंतर्गत कैश क्रॉप पर भी गवर्नमेंट फोकस कर रही है, वेजिटेबल्स पे फोकस कर रही है, फ्रूट्स पे भी फोकस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स टू इनकरेज हॉर्टिकल्चर। देखिए मैंने बताया था कि देखिए एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर भी आता है, तो एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट करने के लिए MIDH यानी मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर काम कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत नेक्स्ट है आपका NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इस चलते प्रमोट किया जा रहा है। पहले तो देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हमारा इनपुट है वो इनपुट प्राइस कम है, फर्टिलाइजर कम यूज करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड कम यूज करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं फार्मर का इनपुट कॉस्ट घटेगा। दूसरी बात है फ्रेंड्स कि ये लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनिक फार्मिंग हमारे लैंड के फर्टिलिटी के लिए सही होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है जो NMSA नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है। ठीक है, देखिए मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए नामेट काम कर रही है, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये काम कर रही है किसके लिए, तो मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए नामेट। देखिए टू इंक्रीज द टारगेट प्रोडक्शन NFSM 2007 नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में टारगेट किया गया था कि इंडिया को एकदम सरप्लस कर देना है फूड ग्रेन्स में। ठीक है, और ये मिशन है जो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हुई और वो अपने टारगेट को समय से पहले ही अचीव कर लिया। ठीक है, ये मेनली क्या था, तो टारगेट प्रोडक्शन करना था। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, मतलब कि एग्रीकल्चर का मतलब कि चारों तरफ विकास, चौमुखी विकास के लिए। ठीक है, और उनके डाइवर्सिटी के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत देखा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन को कहाँ लाइए, तो उत्तर की ओर लाइए। तो इस मेनली फ्रेंड्स इसमें फोकस किया गया है 7 स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, जिसमें पहला है जो आता है बिहार, दूसरा आता है पूर्वांचल यानी कि
ईस्ट उत्तर प्रदेश, तीसरा आता है पश्चिम बंगाल, चौथा आता है वह है छत्तीसगढ़ और पाँचवा है वह है उड़ीसा। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट एक है वो झारखंड है। ये 7 एरिया यहाँ पे क्या किया जाएगा कि कहीं ना कहीं पैडी का प्रोडक्शन किया जाएगा। जिस तरह से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हुआ इंडियन गवर्नमेंट को कि पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, वही ग्रीन रेवोल्यूशन अब ईस्टर्न इंडिया में भी सक्सेसफुल करना चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वांचल है जिसे आप ईस्ट उत्तर प्रदेश भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है, झारखंड है और छत्तीसगढ़ और असम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 स्टेट हैं। नेक्स्ट है नेशनल गोकुल मिशन। नेशनल गोकुल मिशन में जो इंडिजीनियस ब्रीड है, हमारी देसी जो नस्ल है गाय की, उस नस्ल को इम्प्रूव किया जाएगा, उनके ब्रीड को। नेक्स्ट देखिए कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े थे पोस्ट हार्वेस्ट चैलेंजेस में प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग समस्या है, तो इसके लिए गवर्नमेंट एक ई नैम करके एक पोर्टल बनाई है। ई नैम पे क्या किया है कि आपको उस पोर्टल पे जा करके आपको एक रजिस्ट्रेशन करना होगा सिंपल, और वहाँ पे कर करके आप अपने फूड ग्रेन्स को वहाँ पे ई नैम पे उस वेबसाइट पर डाल सकते हैं। और इवन वहाँ से आप ये भी पा सकते हैं कि जिसे यदि मान लीजिए कि आपने गेहूं को प्रोडक्शन किया गेहूं का, तो किसी को गेहूं चाहिए किसी कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर भी उस पे जा करके वो देख लेगा उन सारे प्राइस को और देखेगा कि कौन इसमें सस्ता है और कौन अच्छा है और कौन मेरे से नज़दीक है, जाकर के सीधे कंज्यूमर है जो उस फार्मर से चीज़ों को खरीद सकता है। ठीक है, इसके लिए ई नैम का बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से आपका ई पशुधन हाट, तो ई पशुधन हाट मेनली बनाया गया वो जानवरों के लिए बनाया गया है, जानवर की खरीद बिक्री के लिए। और ई नैम बनाया गया वो मेनली फूड ग्रेन्स को बिक्री के लिए बनाया गया, सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जैसे देखिए कहीं ना कहीं जो प्री हार्वेस्ट की समस्या थी, उसमें देखा गया था कि बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर समस्याएं थी। तो अब देखिए यदि किसान है जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत वो अपने फूड ग्रेन्स का मतलब अपने क्रॉप्स का यदि बीमा करा लेती है, एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस करा लेती है, तो इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी उसे है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पोर्शन उसे इंश्योरेंस के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, और जो कि प्रीमियम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वो काफ़ी कम है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड। तो मैंने आपको बताया कि देखिए बहुत सारे ये भी समस्याएं हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि उनका सॉइल एसिडिक की बेसिक है, और वो एसिडिक है फिर भी एसिडिक साल्ट लाकर एसिडिक फर्टिलाइजर लाकर डाल देते हैं, इससे उनका प्रोडक्शन बढ़ता नहीं और बल्कि घट जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए एक सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम है जिसमें ब्लॉक स्तर पर जा करके या फिर खुद हैं जो उनके ऑफिसर्स आते हैं और एक सैंपल्स किसान के फील्ड से ले लेते हैं और उनका कहीं ना कहीं वो एक पूरा परफॉर्मा तैयार करते हैं और किसान को बताया जाता है कि देखिए आपके मिट्टी में ये सब न्यूट्रिएंट्स अभी पर्याप्त हैं और ये न्यूट्रिएंट्स की कमी है, आप बस ये न्यूट्रिएंट्स को किसी न किसी रूप से आप फर्टिलाइजर के रूप में लेकर के या अदर भी जैसे कुछ एक्टिविटी कर करके आप इन न्यूट्रिएंट्स को अपने फील्ड में बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका काम कर रहा है नेशनल सॉइल हेल्थ कार्ड। नेक्स्ट फ्रेंड्स आपका प्री हार्वेस्ट समस्या ही था, वो था कि इरिगेशन की समस्या थी। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई है जिसके अनुसार पर ड्रॉप मोर क्रॉप, इसमें 2 काम किया जा रहा है। पहला तो किसान को तो उनको इरिगेशन की सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, दूसरी कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट जानती है द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर, सो इसमें स्प्रिंकल सिंचाई की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था की गई है। तो पर ड्रॉप मोर क्रॉप ऐसा गवर्नमेंट का एक सूत्रवाक है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट 2 लेवल पर काम कर रही है। पहला काम कर रही है कि किसान को इरिगेशन की समस्या से निदान मिले, और दूसरा है कि वाटर का मैनेजमेंट भी हो और वाटर का कंजर्वेशन भी हो। इसके लिए वो ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन पर फोकस कर रही है और पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे जो नारा उन्होंने दिया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स गवर्नमेंट को पता है, इवन हर साइंटिस्ट एग्रीकल्चर साइंटिस्ट को पता है कि आखिर जो सीवियर ड्राउट्स या सीवियर फ्लड का आने का मूल कारण क्या है। तो वह मूल कारण है हमारा वेजिटेशन का लॉस होना, यानी कि नेचुरल वेजिटेशन का लॉस होना। ठीक है, फॉरेस्ट का लॉस होना। तो फॉरेस्ट का लॉस होना तो उसको कंपनसेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट एक स्कीम लाई है सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। तो इसके अंतर्गत फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हर मेड पर पेड़ गवर्नमेंट के द्वारा ये इनिशिएटिव लाई गई है। ठीक है, और गवर्नमेंट है सोशल फॉरेस्ट्री पे फोकस कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा ए नंबर ऑफ एक्ट्स ऑल्सो इज इन यूज। इसके अलावा बहुत सारे एक्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। APLMC एक्ट जिसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग कमेटी, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपके जिला में एक मंडी होती है, मंडी में जाकर के किसान है जो अपने फूड ग्रेन्स के जाकर के वहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है,
और गवर्नमेंट है जो एमएसपी डिक्लेयर करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस प्राइस पे वो जाकर के मंडी में बेच देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018, जिससे मैंने आपको बताया ही था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब देखिए तो कुछ इनिशिएटिव हैं जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ली गई हैं, भारत सरकार के द्वारा ली गई हैं। कुछ ऐसे भी इनिशिएटिव हैं जो बिहार सरकार के द्वारा भी ली गई हैं। देखिए बिहार के पास है क्या, बिहार के पास फर्टाइल लैंड है, इनके पास पर्याप्त वाटर है, इसमें रिवर सिस्टम है, अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है। यहाँ पे एडिक्वेट रेन होती हैं, ठीक है। तो साथ ही साथ इसके पास चीफ लेबर है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। और ये एग्रीकल्चर एक क्या लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, एक लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी है। तो फॉर द ऑप्टिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, देखिए बिहार के पास एग्जिस्टिंग जो वर्तमान में जो रिसोर्सेज हैं उसका एक ऑप्टिमम यूज के लिए बिहार गवर्नमेंट ने कई तरह के स्टेप लिए हैं। जैसे पहला एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप अभी वर्तमान में 3.0 चल रहा है, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई थी, वह एग्रीकल्चर रोड मैप 1 हुआ था जो 2008 से लेकर 2012 तक चला। इसके बाद फ्रेंड्स एग्रीकल्चर रोड मैप 2 चला, वो 2012 से 2017 तक चला। और एग्रीकल्चर रोड मैप 3 जो वर्तमान में चल रहा है अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, वह है 2017 से 2022, ठीक है फ्रेंड्स। तो अंडर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप, इसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप के अंतर्गत द मेन फोकस इज गिवन टू, जिसमें कौन कौन सा मेन फोकस्ड एरिया है वो देखते हैं। तो प्री हार्वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो हार्वेस्ट के से पहले वाली जो समस्या है उनको कैसे सुलझाया जाए। जैसे देखिए बैरन लैंड डेवलपमेंट, देखिए बिहार में कई ऐसे भूमि है जो बैरन है, तो आखिर गवर्नमेंट चाह रही है कि जो बैरन भूमि है, बंजर भूमि है, उसको कैसे कल्टिवेबल लैंड में कन्वर्ट किया जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप के तहत। फिर डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, अब एग्रीकल्चर एक्टिविटी का कैसे डेवलपमेंट हो उसके लिए वो भी बिहार गवर्नमेंट काम कर रही है। फिर यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, अब एग्रीकल्चर में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, बिना मैकेनाइजेशन का एग्रीकल्चर में किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती और किसानों की समस्याएं नहीं सुलझ सकती है। तो इसके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए आत्मा के द्वारा और किसान विकास केंद्र की सहायता से है जो प्रमोट की जा रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एग्रीकल्चर में, थ्रू आत्मा एंड किसान विकास केंद्र के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स की गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग सब्सिडी एंड क्रेडिट डेवलपमेंट फॉर एग्रीकल्चर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए बिहार गवर्नमेंट को पता है कि देखो बिहार का विकास तभी होगा जब एग्रीकल्चर पे मेन फोकस किया जाएगा और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं बिहार के इस जीडीपी में 21% योगदान है वो एग्रीकल्चर का है, जो कि बहुत बड़ा चंक है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। तो बिहार गवर्नमेंट है जो कहीं न कहीं बहुत सारी सब्सिडी भी दे रही है, ठीक है। और साथ ही साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को भी प्रमोट कर रही है, उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग रहे हैं। साथ ही साथ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी फोकस कर रही है, कैसे किसान है जो अपने प्रोड्यूस को अच्छे दामों में बेच सके। फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन भी कर रही हैं। और बात करें फ्रेंड्स मेगा फूड पार्क की, तो बिहार में 2 मेगा फूड पार्क अभी काम कर रहे हैं, पहला खगड़िया और दूसरा रोहतास, ठीक है। अब देखिए द मेन फोकस आर ऑल्सो गिवन ऑन द एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट फॉर द कृषि विकास रोड मैप 3। देखिए मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जो सीवियर ड्राउट और सीवियर फ्लड आने का मूल कारण क्या है, तो वनों का नाश, वनों का ह्रास। तो वनों का ह्रास को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 3 के अंतर्गत है जो बिहार गवर्नमेंट है जो फोकस कर रही है किस पे, तो ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब देयर शुड बी एटलीस्ट 1 बिहारी डिश ऑन द प्लेट ऑफ एवरी इंडियन। देखिए ये कृषि रोड मैप 3 में ऐसा टारगेट लिया गया है कि जो भारत के लोग हैं उनकी डिश में, उनकी थाली में कम से कम एक व्यंजन है जो बिहार का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का मतलब कि एम्बिटियस स्कीम्स है जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर एन एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द 1.54 से कर लीजिएगा 1.54 लाख करोड़ रुपए की खर्च, यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 3 के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपीज़ दी गई है मात्र 5 सालों में खर्च करने के लिए, ठीक है। और इसके अंतर्गत सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा, बैरन लैंड डेवलपमेंट किया जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत आप देखें कि एक टारगेट है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि एटलीस्ट एवरी इंडियन डिश में एक बिहारी मतलब कि फूड होना चाहिए, ठीक है। और इसके लिए बिहार गवर्नमेंट है जो एलोकेट किए 1.54 लाख करोड़ रुपीज़, ठीक है। इसके साथ साथ देखिए फ्रेंड्स जैविक खेती प्रोत्साहन योजना भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें ऑर्गेनिक कॉरिडोर को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए 9 जिला को चुना गया है, ठीक है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो करेंगे उन पर
उन्हें 90% तक की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है। ठीक है। द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप इज द सक्सेसफुल इन बिहार। देखिए पहले के जो 2 एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप 1 और 2 बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, और 3 वाला भी बहुत ही काफ़ी सक्सेसफुल मतलब कि तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और इसका आखिर कैसे हो रहा है, ये बात हम कैसे बोल रहे हैं। देखिए बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला है फॉर बाय द लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। किसके लिए, तो मेज मक्का के उत्पादन के लिए, भीट के उत्पादन के लिए और राइस के उत्पादन के लिए, यानी कि मेज, राइस और भीट के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिला है बिहार को। इसका मतलब कि बिहार कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, और ये सभी नतीजा है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रोड मैप का। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि देखिए किसान पाठशाला, किसान संगोष्ठी, ठीक है, किसान कॉल सेंटर, ठीक है, किसान ज्ञान रथ, ये सभी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर के अमंग अवेयरनेस को प्रमोट करने के लिए चीज़ें लाई जा रही हैं। ठीक है। जिसके अंतर्गत किसानों को किसी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहाँ पर बुला करके उन्हें ट्रेंड किया जाता है। ठीक है। साथ ही साथ कई एग्रीकल्चर साइंटिस्ट खुद जाते हैं गांव में और लोगों को अवेयर करते हैं फॉर गेटिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, फॉर गेटिंग गुड प्राइसेस फॉर देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। यानी कि आपको बहुत सारी कृषि करनी है, आपको एक ही एग्रीकल्चर नहीं करना है। अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर भी, जैसे कोई किसान सिर्फ एग्रीकल्चर करता है, मतलब कि सिर्फ वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन करता है, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है। ठीक है। अब देखिए इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी उन्हें तो काफ़ी समस्या झेलना पड़ेगी। अब देखिए वही किसान है जो अल्टरनेटिव कुछ जैसे कृषि के साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री करता है, तो वह एनिमल हस्बेंड्री इन द केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटी उन्हें मदद कर सकता है, और यह है जो उनका एक साधन हो सकता है फॉर द इनकम। ठीक है। अब देखिए इन दिस वे विद द सेंटर एंड स्टेट इनिशिएटिव द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इज इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन। यानी वह निदान के वो उन्मुख है। किसानों की समस्या है, जो एग्रीकल्चर की समस्या, कृषि की समस्या है, वह निदान की ओर उन्मुख है। ठीक है। एंड थ्रू विच द इनकम ऑफ फार्मर कैन बी इंक्रीज, और यही समस्याओं को दूर करके हम फार्मर के इनकम को बढ़ा सकते हैं। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फार्मिंग, और फार्मिंग के डाइवर्सिफिकेशन कर करके एंड इंक्लूसिवनेस इन द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में समावेशी विकास ला करके ही हम किसानों की आय को दुगनी कर सकते हैं, जो कि हमारे भारत सरकार का एक बहुत बड़ा एम्बिटियस टारगेट है। वह है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगनी कर दे। तो ये सब तभी पूरी होंगी जबकि किसान का प्री हार्वेस्ट, ड्यूरिंग हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट जो समस्याएं मैंने आपको बताई थी, उन समस्याओं को सुलझाया जा सके। ठीक है। तो मैंने एग्रीकल्चर का आपको सारा कुछ कवर कर दिया। एक प्रॉपर क्वेश्चन से जो यदि पूछा जाए कि भारतीय एग्रीकल्चर की समस्या क्या है और इसे निदान करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है, इस तरह का प्रश्न है तो आप आसानी से इस मटेरियल जो इस सोर्स है, इससे आप इस आंसर को बखूबी काफ़ी अच्छे से लिख सकते हैं। इसमें मैंने इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया का डाटा लिया है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार का डाटा लिया है, जैसा कि आपने देखा होगा। ठीक है। और कई सारे ऐसे रिपोर्ट भी लिए हैं जो आपके मार्क्स को +2 मार्क्स करा सकते हैं। देखिए +2 मार्क्स यदि करा दे, जैसे मान लीजिए कि आपके 36 नंबर का प्रश्न है, उसमें 22 नंबर सबको आ रहा है। ठीक है। +2 यदि आपका हो जाए, 24 आपका आ जाए, तो आप सोच सकते हैं कि लोगों से कितना आगे हो जाइएगा यदि 8 प्रश्न में +2 मार्क्स मिल जाए तो +2 मार्क्स लाने के लिए आपको मैप्स का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है। डाटा का इस्तेमाल करना होगा, कई सारे रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करना होगा, तभी आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है। चलिए मैंने आपको सारा कुछ कवर कर दिया एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो हम कवर करेंगे फ्रेंड्स वह करेंगे इन जो जिस तरह से अभी इंडियन गवर्नमेंट का एम्बिटियस टारगेट है कि 20 द डबल इनकम ऑफ फार्मर बाय 2022, तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर फार्मर के इनकम को डबल करने के लिए स्पेशल क्या गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया। तो और साथ ही साथ कुछ फूड सिक्योरिटी हैं वो भी देख लेंगे, क्योंकि फूड सिक्योरिटी वाले प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाते हैं, तो उससे भी देख लेंगे। ठीक है। और भी कुछ भी यदि आपको सुझाव देना है तो वो आप बता दीजिएगा, उन सारे चैप्टर्स को हम कवर कर देंगे। तो मैं अभी जीएस पेपर 2 का ज्योग्राफी और इकोनॉमिक सेक्शन को कवर कर रहा हूँ। जब ऐसे ही इसको पूरी तरह से कवर कर दूंगा, इसके बाद हम
अदर सेक्टर्स पर भी फोकस करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और दुनिया का कोई भी काम बिना मोटिवेशन का नहीं हो सकता है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।